सूर्य सिद्धांत के 107वें भाग में हम हैं और पिछले एक भाग से क्रम चल रहा था सिंहावलोकन का, और यह सिंहावलोकन का दूसरा भाग है। और हम विगत 5 अध्याय अर्थात 105 भागों में जिन 5 अध्यायों को देखे हैं, समझने का प्रयास किए हैं, उनमें से मध्यमाधिकार पर विचार प्रस्तुत कर रहे थे। मध्यमाधिकार में श्लोकवार जिन विषयों का आचार्य चर्चा किए हैं, उनका सूत्रशः एक बार हम सिंहावलोकन कर रहे थे। उसी क्रम में यह सिंहावलोकन का दूसरा भाग है। हम मध्यमाधिकार के 28 श्लोकों में जो विषय प्रस्तुत हुआ है उनके बारे में सिंहावलोकन किए थे पिछले भाग में। अब हैं 29वें श्लोक से। मध्यमाधिकार के 29वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक सूर्यादि ग्रहों के भगन बताए गए हैं, और भगन ही मुख्य आधार होता है औसतन ग्रह को जानने का, और औसतन ग्रह ही प्राण होता है स्पष्ट ग्रह के साधन करने में। और स्पष्ट ग्रह की आवश्यकता अथवा स्पष्ट ग्रह का प्रयोजन सभी जानते ही हैं। काल को समझना स्पष्ट ग्रह से ही संभव होता है। तो ये हुआ मध्यमाधिकार में 29वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक सूर्यादि ग्रहों के युगीय भगन बताए गए हैं। और उसके बाद 34वें श्लोक से लेकर 36वें श्लोक तक कुछ प्रमाणों का वैशिष्ट्य बताया गया है। यहाँ प्रमाणों का वैशिष्ट्य कहने का तात्पर्य है कि जिन कालखंडों के अथवा कालमानों का जो स्वरूप बताया गया था, उनको अन्यान्य मार्गों से भी जानने की अथवा समझने की जो प्रक्रिया है उसको आचार्य यहाँ समझाए थे 34वें से लेके 36वें श्लोक तक। अब उसके बाद 37 से लेके 39वें श्लोक तक बताया गया है दिनादि संख्या, अर्थात जो अलग अलग प्रकार के दिन वर्णित हैं मध्यमाधिकार में, चांद्र दिन हो, सावन दिन हो, नक्षत्र दिन हो, तो वे कितने होते हैं एक महायुग में, उनकी बात, उनके संख्या बता रहे थे आचार्य 37वें से लेके 39वें श्लोक तक। अब 40वां जो श्लोक है वह कल्पीय भगन साधन करने का है। आचार्य प्रायः युग में ही जिनका एक भगन पूरा हो जाता है उन सभी का युगीय भगन बताया है। और यदि काल का साधन युगीय भगनों के आधार पर न करते हुए कल्पादि से जानने की यदि इच्छा किसी को प्रकट होती है अथवा महत्वपूर्ण एवं महत्तर काल के साधन करने की कहीं आवश्यकता होती है, तो वहाँ उस स्थान में समझने के लिए, उस स्थान में लक्ष्य सिद्धि के लिए आचार्य बताया है यहाँ पर कल्पीय भगन। और यह कल्पीय भगन एक प्रकार से हमें काल चक्र में ग्रहों की एक नियमित गति और उनका चक्रारंभ और चक्रांत का एक निश्चित अवधि बताने का भी है। उसके बाद हैं 41वें श्लोक से 44वें श्लोक तक मंदोच्च आदि अर्थात मंदोच्च, शीघ्रोच्च, पाद इत्यादि के भगन बताया है। 45वें से लेके 47वें श्लोक तक अहर्गन का पूर्व रंग, अर्थात अभी अहर्गन का प्रारंभ नहीं हुआ, अहर्गन साधन करने हेतु
जिस प्रकार से दिनों के और वर्षों के समूह बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करना है, और उस प्रक्रिया का जो आधार बन सकता है अर्थात सूर्यांश पुरुष और मयासुर के संवाद के समय तक बीते हुए जो निश्चित समयावधि हैं उसको एकत्रित करने की प्रक्रिया यहाँ बताता है आचार्य, और उस एकत्रित संख्या के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया पूरा वर्णित है आहरगन साधन में। अब 48वें श्लोक से लेकर 51वें श्लोक तक है आहरगन साधन। आहरगन के बारे में अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मध्यम ग्रह साधन का मूल यही आहरगन है। और 52वें श्लोक में मास और वर्ष का मास वर्ष का साधन अर्थात मास और वर्ष के जो अधिपति हैं उसका साधन बताया है आचार्य जी। और मध्यम ग्रह का साधन कर लेते हैं 53वें और 54वें श्लोक के आधार पर। 55वें में विजयादि वर्षों का साधन, 56 में व्यावहारिक साधने सरलोपाय अर्थात कल्पादि से और महायुगादि से जिस प्रकार से बड़े बड़े अंकों को अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा इत्यादि उन स्थानों को जहाँ उच्चारण करने में भी कठिन हो जाता है, उतने बड़े बड़े संख्या जहाँ आ जाते हैं तो उनको हमेशा उसी प्रकार से हमें अनुसरण करना चाहिए क्या, इस जिज्ञासा को शांत करते हैं आचार्य जी ये कह के कि व्यावहारिक काल का साधन आप जब भी करते हैं तो इष्ट युग से कीजिए अर्थात एक कम अवधि के कालखंड को लीजिए और वहाँ पर उसको साधन करने के प्रयास कीजिए। यह बात बताते हैं आचार्य 56वें श्लोक में। और उसके बाद हैं कृतांत में ग्रह की स्थिति अर्थात जिस समय में दोनों की चर्चा हो रही थी उस समय में ग्रह कहाँ कहाँ पर थे उस बात को आचार्य समझा रहे हैं 57वें और 58वें श्लोक में। 59, 60, 61 ये तीनों भूपरिधि से संबंधित हैं। 62वां श्लोक रेखा देशों से और 63 से लेकर 65 तक स्वस्थान स्थिति अर्थात रेखा देश से अर्थात पृथ्वी में कोई एक निश्चित स्थान से हमारा स्थान किधर है किस ओर है ये बताने के प्रयास हुआ है 63वें से 63, 64 और 65वें श्लोक में। और वार प्रवृत्ति अर्थात रविवार सोमवार मंगलवार इन सब का प्रारंभ कब होगा यह 66वें श्लोक में बताया है। और यह स्पष्ट बात है कि वार पृथ्वी के हर स्थान में एक साथ में तो प्रारंभ नहीं हो सकता है। जहाँ पर प्रारंभ होता है वहाँ से पूर्वी दिशा में जब चलेंगे तो उससे पहले ही प्रारंभ हो चुका हुआ होता है, और उससे पश्चिम में जाएंगे तो अब वार प्रारंभ होने वाला होता है। तो यह एक काल की एक विलक्षणता है और उसी बात को आचार्य 66वें श्लोक में प्रस्तुत करते हैं। और 67वें श्लोक में तात्कालिक ग्रह साधन को समझाने के बाद आचार्य 68, 69 और 70 इन 3 श्लोकों में मध्य विक्षेप लिप्तिका चंद्रादि ग्रहों के मध्य विक्षेप लिप्ताओं को केवल लिप्ताओं के मान को वहाँ पर बताते हुए इस अध्याय को वहीं पर विराम देते हैं। और इस मध्यमाधिकार में वर्णित इन विषयों के अतिरिक्त अनेक विषय हैं, किंतु हमें सिंहावलोकन क्रम में अपने पठित
या अवगत विषय के आधार पर हमें एक बार उनको चिन्हित करने के प्रयास करते चलना है। और हर एक व्यक्ति अपने ओर से, हर साधक, हर छात्र अथवा हर पाठक अपने ओर से जब इनका इस प्रकार से एक बार उनके शीर्षक तय करने की जब कोशिश करता है श्लोकों का, तो हर आयाम में हमें एक एक नया नया विषय सामने आता है। यही सूर्य सिद्धांत का, आचार्य का यही एक विशेषता है। हम जितने बार अध्ययन करते हैं, जितने बार श्लोक को पढ़ते हैं, उतने बार हमारे सामने एक नया विषय, नया चिंतन का एक अवसर सामने आता है। फिर मिलेंगे अगले भाग में स्पष्टाधिकार के सिंहावलोकन के साथ।